ऐसा जंगल जो किसी भी नक्शे पर दिखाई नहीं पड़ता। कहते हैं ये जंगल भटकती हुई आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि इस जंगल का रहस्य क्या है। जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस लौट के नहीं आता। उसी जंगल में हम जॉन नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो इस जंगल से निकलने की कोशिश में था, लेकिन इसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। भागते भागते एक पॉइंट आया जहाँ फेयरी के स्केलेटन पर उसे लिखा हुआ मिला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। इस बोर्ड को देखकर परेशानी उसके चेहरे में साफ साफ झलक रही थी और उसी समय वहाँ मौजूद सारे पक्षी कहीं जाने लगे थे। तभी जॉन अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ जाता है और इसकी बदकिस्मती कि वो इतनी ऊंचाई से गिर गया। इससे पहले वो बेहोश होता तभी हम देखते हैं कि कोई चीज उसकी तरफ तेजी से आ रही है, जिसे देख के वो बहुत घबरा जाता है और वो क्रिएचर जॉन को पकड़ के एक गड्ढे में ले जाता है। और इसी के साथ ये सीन यहाँ पे कट होता है और 6 दिन बाद हमें शहर में मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि 28 वर्ष की थी। उसकी मॉम की 15 साल पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन मीना अभी तक अपनी मॉम की मौत को नहीं भुला पाई थी। वो एक पेट शॉप पे काम किया करती थी। उसका मालिक मीना को एक पैरेट को जू पे छोड़ के आने का ऑर्डर देता है। अगले दिन मीना उस पेट को ले जाने के लिए जू की तरफ निकलती है। इतने में उसकी जुड़वा बहन की मिस कॉल आती है। वो उसे कॉल बैक करने के लिए कहती है, लेकिन मीना उसे कॉल बैक नहीं करती। जैसे वो टाउन के बाहर निकलती है तो हम बोर्ड पे ढेर सारे लोगों के मिसिंग पोस्टर्स को देख पाते हैं, यानी कि यहाँ कई सारे लोग ऑलरेडी गायब हो चुके थे। लेकिन मीना उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ने लगती है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए वो जंगल वाले रास्ते को चुनती है ताकि वो जल्द से जल्द जू पहुंच सके। लेकिन कुछ समय बाद अचानक एक बोर्ड के सामने आके उसकी गाड़ी अचानक से बंद पड़ जाती है। बोर्ड पे लिखा हुआ था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये देखकर मीना खुद को शांत करने की कोशिश करती है और पैरेट को साथ लेकर बाहर निकलने का रास्ता खोजती है। अंधेरा भी काफी गहरा होता जा रहा था। मीना को काफी डर लगने लगा था और उसे अपने आसपास किसी के होने का भी एहसास होता है कि तभी उसे पीछे से एक बूढ़ी औरत भागती हुई नजर आती है। वो उससे मदद मांगने की कोशिश करती है और उसके पीछे तेजी से भागती है। मीना जब उसका पीछा करते करते थक गई तो वो वहाँ रुक गई और उसके रुकने पर वही औरत जिसका नाम मैडलीन है, उसने उसे आवाज देकर कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो तेजी से भागकर हमारी तरफ आओ। ये सुनकर मीना दोबारा उस बूढ़ी औरत की तरफ भागी और वो बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़ के उसे एक घर में ले आई। असल में वो एक घर नहीं बल्कि एक अजीब सा दिखने वाला कमरा था जिसमें एक काफी बड़ा मिरर लगा था। उस औरत के साथ यहाँ बाकी 2 लोग भी थे जिनका नाम कीरा और डैनियल था। वो उसे बताते हैं कि इस मिरर से हर रात उन्हें मिस्टीरियस वॉचर्स देखते हैं और अगर कोई भी रात को इस कमरे से बाहर जाता है तो वो उन्हें मार डालते हैं। रात गुजरती है और अगली सुबह मीना अपने घर वापस जाने के लिए निकलती है। तभी उसे एक खौफनाक क्रिएचर दिखाई देता है। इतने में मैडलीन वहाँ आ जाती है। वो उसे बोलती है कि तुम पहली हो जिसने यहाँ से भागने की कोशिश की है। अगर तुम रात होने तक वापस कमरे में नहीं आई तो वॉचर्स तुम्हें मार डालेंगे। मीना उनकी बातों को नजरअंदाज करके वहाँ से निकल जाती है। वो भी सूरज को देखकर सूरज की डायरेक्शन में आगे बढ़ रही थी, पर उस जंगल से निकलने में कामयाब नहीं हो सकी। यहाँ मैडलीन उसे कहती है कि तुम इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकती। ये जंगल आत्माओं को अपनी तरफ लेके आता है और फिर अजीब अजीब चीजें इंसानों को दिखाता है। ये तुम्हें पागल भी कर सकता है, इसलिए अगर जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ ही रहो। ये जंगल शिकारी है और हम सब उसके शिकार। अगले दिन कीरा उसे एक घड़ा दिखाती है और कहती है ऐसे बहुत से घड़े जंगल में मौजूद हैं। दिन के वक्त ये सारे के सारे वॉचर्स इन घड़ों में रहते हैं और रात में वो वहाँ से बाहर निकल आते हैं। जब तक वो सूरज की रोशनी में है तब तक वॉचर्स उन्हें कुछ नहीं कर सकते। कीरा मीना को ये भी बताती है कि उन्हें यहाँ फंसे 6 महीने हो गए। मेरा हस्बैंड जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए निकला था और मुझे उम्मीद है कि वो जरूर रास्ता ढूंढकर ही वापस आएगा और वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। असल में कीरा का हस्बैंड वही था जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जिसे कोई ले गया। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ते हैं और मैडलीन उसे बताती है कि वॉचर्स के कुछ रूल्स हैं कि कमरे में जो शीशा है उसे कभी पीठ नहीं दिखानी, अंधेरा होने के बाद दरवाजा हमेशा बंद रखना है और उस घड़े के पास नहीं जाना जहां वॉचर्स रहते हैं। अब इस रात मीना उन वॉचर्स के बारे में जानना चाहती थी।
इसलिए वो मिरर की तरफ कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो वो मिरर की तरफ अपनी कमर कर लेती है और ऐसा करने पर उन वॉचर्स को गुस्सा आ चुका था। वो लोग जोर जोर से उस मिरर को मारने लग जाते हैं, यहाँ तक मिरर के अंदर क्रैक भी आ जाता है। शोर से मैडेलिन भी उठ जाती है और वो मीना को मिरर की तरफ खड़ी रहने को कहती है। ऐसा करने पर उनका गुस्सा ठंडा हो सकता था। रात गुजरती है और अगली सुबह होते ही मीना डैनियल के साथ उस घड़े के पास जाती है क्योंकि वो उसके अंदर जाना चाहती थी। वो रस्सी बांधकर उस घड़े के अंदर उतरती है। घड़ा काफी ज्यादा गहरा था, उसमें हल्की हल्की सूरज की रोशनी भी आ रही थी। मीना ने अपना लाइटर जलाया और आसपास देखने लगी। उसे वहाँ 1990s का न्यूज़पेपर और बाकी चीजें मिलती हैं। वो ये सब सामान रस्सी से बांधकर डैनियल के पास पहुँचा देती है। उसके बाद वो डैनियल के रस्सी नीचे फेंकने का इंतजार करने लगती है कि तभी अचानक उसके कानों ने कुछ गुर्राहट की आवाज सुनी और अगले ही पल अंधेरी सुरंग में से उसे किसी के चलने की आहट आने लगी। जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि वो वॉचर से घिर चुकी है। मीना डैनियल को रस्सी नीचे फेंकने के लिए आवाज देने लगी, पर तभी एक वॉचर मीना के एकदम करीब आ गया और अपना हाथ मीना की ओर बढ़ाया। पर तभी सूरज की रोशनी पड़ने पर उसका हाथ जलने लगा और वो वहीं रुक गया। इतने में ही डैनियल ने रस्सी फेंकी और मीना फौरन बाहर निकल आई और अपने सेफ हाउस में पहुंची। वहाँ मैडेलिन ने उससे पूछा कि ये सामान तुम्हें कहाँ से मिला। ये लोग मैडेलिन को झूठ बोलते हैं कि ये सामान उन्हें जंगल से मिला है। मैडेलिन को इस जंगल में रहते हुए बहुत अरसा बीत चुका था। वो ये जानती थी कि ऐसा सामान उन्हें जंगल से नहीं बल्कि घड़े से मिला होगा। डैनियल उस कैमरे को टीवी से कनेक्ट करता है और अब वो कैमरे को बाहर रखकर टीवी पर देख सकते थे कि वॉचर्स कैसे दिखते हैं। रात होते ही उन्होंने कैमरा बाहर रखा और वॉचर्स के इंतजार में बैठ गए। काफी देर इंतजार करने के बाद दरवाजे पर एक दस्तक होती है। जब ये कैमरा देखते हैं तो उन्हें इंसानी टांगे दिख रही थी। बाहर जो भी था वो कीरा की हस्बैंड की आवाज में बात कर रहा था। कीरा को लगता है कि उसका हस्बैंड बाहर जाने का रास्ता खोज के आ गया है। वो दरवाजा खोलने जा ही रही होती है कि तभी मैडेलिन उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम ये दरवाजा नहीं खोल सकती। वो समझ गई थी कि ये वॉचर्स की एक चाल है, क्योंकि अंधेरा होने के बाद वॉचर्स इंसानों को जिंदा नहीं छोड़ते। लेकिन कीरा को मैडेलिन पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए मैडेलिन उसे बोलती है कि तुम इसका इम्तिहान ले लो। तुम मुझसे कोई ऐसी बात पूछो जिसके बारे में तुम और तुम्हारा हस्बैंड जानते हो। कीरा बाहर खड़े हुए इंसान से एक किताब के बारे में सवाल करती है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था, लेकिन जब बाहर खड़ा हुआ इंसान कोई जवाब नहीं देता तो ये समझ जाते हैं कि ये वॉचर्स ही हैं। कीरा अपने हस्बैंड को कैमरे में अपना फेस दिखाने के लिए कहती है तो वो कैमरा के सामने आके कहता है कि मेरी मदद करो। इतने में वॉचर्स उसे खींच लेते हैं और वो कैमरा भी टूटने वाला था क्योंकि वो अब काफी गुस्से में आ चुके थे। लेकिन मैडेलिन उन्हें ग्लास के आगे खड़े होने के लिए कहती है जिससे वॉचर्स शांत होते हैं। जब मैडेलिन को पता चलता है कि मीना और डैनियल उस घड़े में गए थे तो वो अगली सुबह ही सारा सामान उस घड़े में फेंक देती है और मीना से कहती है कि इस बार तो वॉचर्स ने हमें माफ कर दिया, लेकिन अगली बार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ से नहीं निकलना, पर हमें नियमों के दायरे में ही रहकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था सब एक दूसरे के खिलाफ होने लगे थे। एक दिन कीरा मीना को बताती है कि मैं अपने हस्बैंड को मिलने घड़े में जाना चाहती हूँ। कीरा उसके अंदर जाने ही वाली थी कि तभी मीना उसे रोक लेती है। अचानक उन्हें डैनियल की आवाज सुनाई देती है तो वो देखते हैं कि डैनियल ने मैडेलिन को एक पेड़ के साथ बांध दिया है। वो भाग के मैडेलिन के पास जाते हैं। इतने में डैनियल वहाँ से भाग जाता है। कीरा डैनियल के पास जाती है और मीना मैडेलिन को खोलती है। सूरज ढल गया था। डैनियल गुस्से में आके मीना को भी मैडेलिन के साथ बाहर ही छोड़ देता है और कीरा और खुद को सेफ हाउस में लॉक कर लेता है। मैडेलिन और मीना बहुत देर तक दरवाजा खटखटाती हैं और डैनियल को बोलती हैं कि प्लीज ये दरवाजा खोल दो, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। अंधेरा होता है और मैडेलिन मीना को लेके झाड़ियों के पीछे छुप जाती है। इतने में ही उन्हें खूंखार वॉचर्स के घुर्राने की आवाज सुनाई देती है। मीरा और मैडेलिन ने देखा कि वो वॉचर्स 4 पैरों से उठकर इंसानों की तरह 2 पैरों के ऊपर खड़े हो गए थे
वो इंसानों को देखने के लिए इस सेफ हाउस तक पहुंचते हैं और जब वो देखते हैं कि मीना और मैडेलीन यहाँ नहीं है, तब वो उन्हें खाने के लिए उन्हें जंगल में ढूंढना शुरू कर देते हैं। और वॉचर्स के दूर जाते ही मीना और मैडेलीन को अपनी सेफ हाउस तक आने का एक मौका मिलता है। वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं और आखिरकार डैनियल उनके लिए दरवाजा खोल ही देता है। अब ये लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि इन्होंने उन क्रिएचर्स को देख लिया था। मैडेलीन उन्हें बोलती है, दरअसल मैंने तुम्हें झूठ बोला था कि मैं यहाँ फंस गई। असल में मैं यहाँ इन्हीं क्रिएचर्स की तलाश में आई थी क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा था कि ये सारे क्रिएचर्स फेयरीज हैं, लेकिन यहाँ आकर जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे पता चला कि ये तो मॉन्स्टर्स यानी राक्षस हैं। मैंने जिस क्रिएचर को देखा था उसने बिल्कुल मेरे जैसा ही रूप बना लिया था, बस उसके बाल थोड़े बिखरे हुए और उसकी आंखों के नीचे गड्ढे थे। वो हम जैसा बनने के लिए हर रोज हमसे कुछ न कुछ सीखते हैं, इसलिए ये हर रोज आके हमें ऑब्जर्व करते हैं और जो जो काम हम करते हैं ये वही काम करने लग जाते हैं। तभी उन्हें रूम में एक दरवाजा मिलता है जो कि एक बंकर की तरह था। ये बंकर एक प्रोफेसर ने बनाया था जिसने जंगल में वो बोर्ड्स भी बनाए थे जिन पे लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये सब लोग उस बंकर में जाते हैं और ये सब इस चीज से हैरान थे कि ये बंकर इतने अरसे से यहाँ था और इन लोगों को पता भी नहीं चला कि इस बंकर के नीचे बहुत फैसिलिटीज थी, हजारों दिन का खाना, बहुत सारी टीवी और टेक्नोलॉजीज और भी बहुत सारी जरूरत का सामान रखा था। मीना वहाँ रखी हुई कंप्यूटर को ऑन करती है जहाँ उन्हें प्रोफेसर्स की कुछ वीडियोस मिलती हैं, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि प्रोफेसर जंगल में कुछ जानवरों पे एक रिसर्च करने आया था। अपनी सारी रिसर्च के दौरान प्रोफेसर बताते हैं कि ये क्रिएचर्स कोई मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि फेयरीज थी जो पहले इंसानों के साथ रहती थी, लेकिन फिर इंसानों ने इन्हें धोखा दिया और इन्हें यहाँ जंगल में फंसाकर वो यहाँ से निकल गए और काफी साल जमीन के नीचे रहने की वजह से इनके जादू और इनके पर चले गए। प्रोफेसर बताते हैं कि सारी रिसर्च के दौरान उन्हें एक सबसे अलग फेयरी मिली जो रोशनी में भी उन घड़ों से बाहर आ सकती थी। वो काफी ज्यादा अच्छी थी, उसने मुझे मारा नहीं इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। वो फेयरी मेरे साथ रहकर सब कुछ सीख गई, लेकिन थोड़े टाइम बाद हम दोनों के बीच लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। मीना ये जानना चाहती थी कि आखिर में क्या हुआ, इसलिए वो सबसे आखिरी वाला वीडियो प्ले करती है जिसमें वो देखती है कि प्रोफेसर खुद को और उस फेयरी को मारने वाले हैं, पर इससे पहले वो इस जंगल में फंसे हुए लोगों के लिए यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता देते हैं। वो कहते हैं कि शाम में जिस दिशा में परिंदे भागते हैं वो इस दिशा को फॉलो करके इस जंगल से बाहर निकल सकते हैं। ये रात इनकी काफी खुशी में कटती है। सभी जब बंकर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि इनका सेफ हाउस उन मॉन्स्टर्स ने तबाह कर दिया है। ये लोग अब इस जंगल से निकलने के लिए निकल जाते हैं। वो परिंदा जिनके बारे में डॉक्टर प्रोफेसर बता रहे थे वो तो शाम को उड़ने वाला था, लेकिन इन्हें शाम होने से पहले जंगल से बाहर निकलना था, इसलिए मीना अपने पास मौजूद पैरेट को आजाद कर देती है। रास्ते में इन्हें एक कब्र मिली। मैडेलीन इस कब्र को देखकर बताती है कि एक वक्त था जब ये लोग इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने इनके साथ धोखा किया। चलते चलते ये लोग एक नदी के पास पहुँचे और फाइनली इस नदी के जरिए ये लोग इस जंगल से निकल सकते थे। शाम भी हो चुकी थी और अब वो वॉचर्स जंगल से बाहर निकल रहे थे। इससे पहले ये लोग इस बोट में बैठकर यहाँ से दूर चले जाते कि तभी डैनियल को उसका दोस्त जॉन नजर आता है। वो जख्मी हालत में था। डैनियल उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। बाकी लोग बोट में बैठ रहे होते हैं। इससे पहले डैनियल वापस आता, वो देखते हैं कि वो जॉन नहीं बल्कि रूप बदलने वाला वॉचर था और वो उसे जान से मार देता है। बोट में बैठकर उन्हें वॉचर्स दिखाई देते हैं जिन्होंने उनका रूप ले रखा था। प्रोफेसर की मदद से आखिरकार वो ये नदी पार कर लेते हैं। अपने घर सही सलामत पहुंचने के बाद मीना प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी जाती है जहाँ उसे परियों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। उन्हें पता चलता है कि उन परियों के साथ इंसानों के रिलेशनशिप होते थे जिससे उनके बच्चे भी हुए थे और उनके पास रूप बदलने की शक्ति थी जो मरे हुए लोगों का भी रूप अपना सकते थे। मीना को वहाँ कुछ पेंटिंग्स और पिक्चर्स भी मिलती हैं जिन्हें देख के वो बहुत शॉक हो जाती है। ये पिक्चर्स जब वो कीरा को दिखाती है तो वो भी हैरान हो जाती है क्योंकि उन्हें इन पेंटिंग से पता चलता है कि मैडेलीन प्रोफेसर की वाइफ थी जो कई साल पहले कैंसर से मर चुकी थी।
प्रोफेसर उनसे बहुत प्यार करते थे, वो उनके साथ रहना चाहते थे, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है इन भेस बदलने वाली फेयरीज के बारे में। अपनी वाइफ की फोटो दिखाते हुए उन्होंने उस फेयरी को मैडलिन जैसा बना दिया। ये सारी बातें मीना कीरा को बता ही रही थी कि तभी कीरा के घर असली कीरा आ जाती है और मीना को पता चलता है कि वो ये सारी बातें कीरा को नहीं बल्कि खुद मैडलिन को ही बता रही थी, जिसने कीरा का रूप ले रखा था। मैडलिन कीरा को फेंक कर मीना पर हमला कर देती है। मीना मैडलिन को कहती है कि वॉचर्स ने तुम्हें इसलिए निकाला है क्योंकि तुम दिन की रोशनी में भी बाहर निकल सकती हो। मैडलिन मीना को मारकर उसकी जगह लेना चाहती थी। मैडलिन असल में इंसान और फेयरीज का बच्चा था, जो आधी इंसान और आधी फेयरी थी। मीना मैडलिन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस होता होगा जब तुम्हारा आधा हिस्सा शैतान का है। मीना की भी जिद की वजह से उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। तभी मैडलिन के पंख निकलने लगते हैं तो वो उड़ जाती है। अगले सीन में मीना अपनी बहन से मिलने उसके घर जाती है, लेकिन मैडलिन उसका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ती और एक छोटी सी बच्ची का रूप लेकर हर जगह उसका पीछा करती है। और ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।